तो दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का फिर से एक बार दोबारा स्वागत है। वेलकम है भवानी कोचिंग क्लासेज का इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम, बहुत बहुत आभार। इस तरह आपका स्नेह और प्यार बना रहे दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने जो डिस्कशन किया था वो यूक्लिड डिवाइन प्रमेय और एचसीएफ के बारे में किया था दोस्तों। उसका जो कुछ प्रोसेस बाकी जो बच रहा है वो अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम ये जो दूसरी प्रमेय अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय उसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं दोस्तों। उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप वास्तविक संख्या के जो सारे मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं वो आप पा सकते हो। तो हमने कुछ पिछली जो कक्षा में सवाल किए थे वो कि उनको सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक और ये वगैरह वगैरह, ये सारे सवालों का जो मैं मोस्टली कंसेप्ट जो निकाला है वो ये लेकर मैं आया हूँ कि किसी भी विषम संख्या में यदि 6 का भाग देने पर भागफल के किसी भी मान के लिए शेषफल सदैव 1 या 3 या 5 ही आएगा दोस्तों। 6 का यदि हम विषम संख्या में भाग लगाएं तो वो शेषफल जो हमारे लिए बचेगा वो हमेशा 1, 3 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ये जो ओनली 6 के लिए ये नियम जो लागू होगा। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट है कि किसी भी वर्ग संख्या में यदि 3 का भाग लगाया जाए तो शेषफल जो हमेशा सदैव 0 और 1 प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ग संख्या लेनी है, वर्ग संख्या में 3 का भाग लगाना है, ओनली 3 के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। किसी भी वर्ग संख्या में यदि 3 का भाग लगाया जाए तो शेषफल सदैव 0 और 1 ही प्राप्त होगा। और ये अगला कुछ पॉइंट है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या दोस्तों 0 से ऊपर वाली सभी संख्या धनात्मक होती हैं। जैसे मैंने 1 लिया, 1 में अगला 1 जोड़ूंगा तो 2 आएगा। जितनी भी धनात्मक संख्या है उनको हम इस टाइप से लिखते हैं x, x+1, x+2, इस प्रकार डैश अनंत तक। और यदि 3 के गुणज क्रमागत की बात करें तो इसे हम 3 से गुणा कर देते हैं, x वाली संख्या को 3 से गुणा कर देते हैं। और क्रमागत यदि सम संख्या पूछे तो 2x होता है, और उनमें हम क्रमागत सम संख्या जोड़ते जाएं तो अगली जो आने वाली क्रमागत संख्या है वो सम संख्या प्राप्त होंगी। जैसे 2x है और इसमें 2x+2, 2x+4 सम संख्या ऐड करनी है। और इसी प्रकार यदि विषम की बात करें तो 2x प्लस में सारी विषम संख्या ऐड कर दो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 11, 13, 15, 16, 17, इस प्रकार हम यदि इनमें ऐड कर देते हैं जो क्रमागत वो प्राप्त होंगी। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सम कुछ क्रमागत सम संख्या लिखी है, तो इस प्रकार से हम इनमें मान पुट करके हम निकाल सकते हैं। और विषम संख्या की बात करें तो इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कल वाले लेक्चर में करा चुका हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों उसकी मैंने सिंपल सी डेफिनेशन बनाई कि संख्याओं को उनके गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त करना ही आधारभूत प्रमेय होती है। अब किस प्रकार व्यक्त करते हैं वो अभी मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं नीचे, और इनसे हम एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अगला जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो 96 400 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ कि अंक गणित आधारभूत प्रमेय में किस प्रकार लिखा जाता है। मैं इन सबको भूल जाओ, अभी इसको देखो कि 96 का जो मैंने आवाज गुणनखंड किए हैं, 2 का भाग लाया 48, फिर 2 का, इस प्रकार ये तो आप जानते हो। मैंने इनको लिखा। अब मैंने यहाँ पर लिखा तो दोस्तों यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए मैंने 2 को लगा 2 की पावर 5 बार। इसका मतलब है कि जो 2 है वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा, और जो 3 है वो 3। तो यही आधारभूत प्रमेय बोलती है कि उनके अभाज्य गुणनखंडों को उनकी पावर के रूप में व्यक्त करना ही आधारभूत प्रमेय कहलाती है। इसी प्रकार ये कि 2 इसमें मैंने भाग लगा, अब इसके अलावा जो गुणनखंड किए और इसको व्यक्त किया जो 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 बार आ रहा है इसलिए मैंने 2 बार पावर लगाई और मल्टीप्लाई 101। अब यदि हम इनमें से एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दोस्तों सबसे न्यूनतम वाली संख्या का जो कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 है और इसमें 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें नहीं है, इसलिए जो कॉमन होती है वही लेंगे। तो सबसे न्यूनतम 2 की पावर 2 है, जो कि हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं, इसलिए एचसीएफ जो होगा 2 की पावर 2 होगा, और जो एचसीएफ बनेगा वो 4 बनेगा। इन दोनों का एचसीएफ टोटल आया 4। और एक संबंध है एलसीएम और एचसीएफ में, जो कि ओनली 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही अप्लाई होगा। यदि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो उनका जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों संख्या दी गई संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। इससे दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे
यदि उसने क्वेश्चन में एलसीएम दे दिया, दो संख्याएं दे दी और उसका हमें एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इस एलसीएम का इसमें भाग लगा देते हैं, तो जो एचसीएफ ज्ञात होगा। और इसी प्रकार यदि एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे और एक संख्या दे दे और दूसरी वाली संख्या को निकालने के लिए बोले, तो हम इस संबंध का यूज करके दोस्तों जो सवाल बनेंगे वो आसानी से सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं। ये बात याद रखना कि ये जो संबंध है केवल दो पूर्णांकों के लिए ही लागू होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। इसके संबंध के लिए या आपके मन में कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आया हूँ कि मैंने तीन संख्या ली 6, 72 और 120। इनका एचसीएफ और एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने पहले इनके अभाज्य गुणनखंड किए, उन्हें इस प्रकार से लिखा, आधारभूत प्रमेय के आधार पर मैंने उनको पावर के रूप में व्यक्त किया। तो दोस्तों इसका एचसीएफ तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि सबसे दो, देखो दो सभी में आ रहा है, लेकिन सबसे कम किस में आ रहा है इसमें, तो सबसे कम वाले को लेंगे, तो मैंने 2 लिया। और फिर जो 3 है वो 3 भी सभी में आ रहा है और सबसे कम आ रहा है 3, एक बार ही आ रहा है, इसलिए 3 यहाँ पर। तो 2 × 3 करेंगे तो एचसीएफ जो होगा वो 6 प्राप्त होगा। और आप इस संबंध को इस सवाल में मन ना लगाने लग जाए जो कि मैं लिख रहा हूँ। देखो एलसीएम और एचसीएफ, अब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने वही अभी पिछले वाले जो संबंध बताए उसको अप्लाई मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, जो कि गलत है एक प्रकार से। क्योंकि इसमें जो 3 संख्याएँ हमारे लिए दे रखी हैं, जो 3 संख्याओं पर ये संबंध अप्लाई नहीं हो, ओनली ये 2 संख्याओं के लिए बनाया गया है। तो एलसीएम मुझे ज्ञात करने के लिए मैं सबसे बड़ी पावर को लेता हूँ, क्योंकि एचसीएफ में सबसे छोटी घात और छोटी जो कॉमन संख्या है वही ली जाती है, और एलसीएम में बोलता है कि जितनी भी बड़ी पावर की सारी संख्या है उनको ऐड कर लो, तो वही होता है एलसीएम। 2 की पावर क्यू सबसे बड़ी, 2 के ऊपर सबसे बड़ी पावर है 2 की पावर 3, और इसी प्रकार 3 के ऊपर सबसे बड़ी पावर है ये, और जो 5 है उसे भी हम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है जो भी दिया हुआ है सबको ले लो, एक एक बार ले लाएं, लेकिन सबसे बड़ी पावर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। जो बड़ी पावर होती है उनको कॉमन लेते हैं, और जो कॉमन नहीं मिल रहा उन जो दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में यदि कॉमन नहीं भी मिल रहा तो उसे भी हम एलसीएम में निकाल लेते हैं। जैसे कि मैंने इसका एलसीएम निकाला तो सबसे बड़ी पावर 2 की, ये इनमें से 2 लिया, 3 लिया, और जो 5 कॉमन नहीं है फिर भी एलसीएम में हमें लेना पड़ता है। दोस्तों इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और उस संबंध को आप गलती से भी ना लगा दें, ये मैंने गलत जो कि आपको समझाने के लिए लिखा था केवल। अब हम जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय। हमने अभी जब तक जितना भी हमने पढ़ा है कि रूट वाली और ये संख्या अपरिमेय होती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से होती हैं उसे आज हम प्रूव करेंगे। इस प्रूफ में दोस्तों मैं आपका कुछ करने वाला नहीं, बस जो टॉपिक में मतलब चरण जो पॉइंट आपको बताऊंगा बस वो पॉइंट आपको याद करने हैं और इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना है। दोस्तों इस प्रकार मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक है और जिसके अभाज्य गुणनखंड जो संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, ये बात तो आप सभी जानते हो। और यदि मैं इस संख्या का वर्ग कर दूं तो जो इक्वल में जो सारे अभाज्य गुणनखंड हैं उनका भी मुझे वर्ग करना पड़ेगा, जो कि उसके बराबर भी होंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में जब मैं इसमें बराबर में जब वर्ग करूंगा तो वो ये बनेगा, जो कि दोनों तरफ करने पर इसलिए ये बराबर होगा। तो दोस्तों अब ये जो प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस वाली संख्या का भाजक होता है, यानी कि इस संख्याओं को इनमें पूरी बार भाग जाता है, इसलिए जो p होगा वो इस वाली संख्या को पूर्णतः डिवाइड करेगा। इसी पॉइंट को याद रखना है, जो कि मैं अब आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसमें काम आएगा। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार की जो संख्या होती हैं उनको जो सिद्ध करते हैं हम कि ये अपरिमेय संख्या किस प्रकार से होंगी, तो उनकी जो एक प्रकार की ये थ्योरी टाइप में सॉल्यूशन है। इसका दोस्तों आपको ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना तो आपको ये समझ में आने वाली, मैं साफ बता देता हूँ। बस आपको ये याद करना है किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन में, बस प्रोसेस सारे में समान है, बस करना सबको आपको सब ये जो मैं अभी बताऊँगा, बस जो संख्या दी जाती है उसको वो यहाँ पर हम अलग अलग मानेंगे। मैंने अभी √5 लिया है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि जो दिया हुआ है अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना होता है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें जो दी हुई संख्या है उसको परिमेय मानना पड़ता है। अपरिमेय दिया है और हम इनमें उल्टा मान कर चलते हैं। हमें यहाँ पर हमने जानबूझकर ये गलती से की, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होती है वो p/q होती है, तो p/q में इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है √5/1। अब दोस्तों इसका मैं वज्र गुणन करता हूँ, तो ये p को 1 से मल्टीप्लाई किया p और ये q √5 से गुणा होकर चला जाएगा। तो दोनों पक्षों को अब दोबारा से मैं वर्ग करता हूँ, तो वर्ग करने पर p² बराबर √5
और क्यू का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अब इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर बराबर 5 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि इसमें प्लस 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये बन गई भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलती है कि जो भाजक होता है वो भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए जो यदि मैं इस पर पावर भी हटा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पी है वो 5 है, जो पी को भी डिवाइड करेगा पूर्णतः। अब इसी प्रकार में अगला जो इसको मैंने कोई अगली संख्या मानी है एक्स, क्या ये भी हम अब चेक कर रहे हैं कि 5 से तो ये विभाजित हो गई, और क्या अगला जो मैं भाग दूंगा क्या उससे भी ये विभाजित होगी। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स मान लिया, प्लस में 0 चल रहा है। तो देखो अगला, अब वापस से मैं दोनों पक्षों को वर्ग कर रहा हूँ दोस्तों। पी स्क्वायर बराबर जो मैंने अभी 5 क्रॉस एक्स माना था उसका मैंने वर्ग किया, तो पी स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर। अब वापस समीकरण 1 से जो हम पुट करते हैं वैल्यू, जो यहाँ पर हमारी समीकरण आई थी पहली ये वाली, पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर हम पुट करते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 से पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर मैंने मान रखने पर ये पी स्क्वायर की जगह पे 5 क्यू स्क्वायर मैंने पुट किया, और 25 एक्स स्क्वायर इक्वल में चल रहा है। क्यू स्क्वायर है 5 को मैंने भाग में भेज दिया बटे में, तो 25 को ये 5 बार डिवाइड कर देगा, तो ये बनेगा जो क्यू स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से देखो वही वाली प्रोसेस बन रही है, यदि मैं इसमें एक्स प्लस का 0 ऐड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब ये हुआ हमारा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य है और ये 5 है, तो ये 5 है वो क्यू को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्यू है वो 5 से विभाजित होगी। अतः पी बाय क्यू में एक वनिष्ठ खंड जो आया वो है 5, क्योंकि जो 5 है वो पी को भी इधर डिवाइड करने, इधर अभी हमने देखा नीचे कि जो 5 है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर आगे हमने जो प्रोसेस की तो हमें पता चला कि जो 5 है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए जो पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ खंड आया वो है 5। तो इस तथ्य से हमें विरोधाभास होता है कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या सहभाज्य है, यानी कि ये एक सहभाज्य संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इससे हमने जब प्रारंभ में ये सॉल्व किया था तो मैंने लिखा अपरिमेय और माना कि ये परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम फर्स्ट से इसे गलत मानकर चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी जाके गलत सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए जो गुणनखंड होता है वो केवल और केवल एक होता है। उन दोनों का जो कॉमन गुणनखंड है वो केवल और केवल एक ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। इसलिए ये जो है वो संख्या परिमेय तो हो ही नहीं सकती। इसलिए जो विरोधाभास हुआ वो हमारी गलत कल्पना से हुआ कि हमने इसे परिमेय माना था। दोस्तों इसमें मैं आपका कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस आपको ये सारा प्रोसेस याद करना है, और प्रत्येक सवाल में ये थ्योरी ही लिखनी है। आपका यही सॉल्यूशन है, और इसके जो फोकट में नंबर हमारे लिए एग्जाम में मिल भी सकते हैं। और ये आता है दोस्तों 100% एक सवाल इसमें से आएगा। इस प्रकार के सवालों को कुछ मैंने जो नोट्स मेरे हाथों से बनाए उनको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप उनको अपने हाथों से रिटर्न कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैंने जो सभी जो पॉइंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखे हैं, तो इनको मैं आप डाल दूंगा, वहाँ से आप लिखकर इनको सोल्व करके देख सकते हो। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है, और जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम लिखनी है, बस यही इसका सॉल्यूशन है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के अलावा आपको कोई सा भी चैनल नहीं मिलेगा जहां पर इतना शॉर्ट और कम टाइम में आपको जो चाहिए वो मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको इससे अलावा 1.5 या 2 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट में भी जो एक्सरसाइज हैं और जो बेसिक है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा देता हूँ। इससे आपका भी टाइम बच रहा है दोस्तों। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।